नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, हम लेकर हाजिर हैं फीचर्ड इंस्पायरिंग लाइफ। आज एक बार फिर से अरुण लाल जी लेकर आ गए हैं जीना इसी का नाम है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मित्तल पटेल जी की, जो कहती हैं मैं न्याय मांग रही हूँ अपनों से अपनों के लिए। साथियों, आज हम आपको मिला रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली मित्तल पटेल से, जिसने घुमंतू जातियों के 60 लाख लोगों के जीवन को बेहतर बनाया, हजारों लोगों को घर दिया, 1,75,000 से ज्यादा पेड़ लगाए, 138 तालाब खोद दिए, बंजारा समाज के बच्चों को शिक्षा दी और वो अनवरत लगातार जुटी हुई हैं जीवन को बेहतर बनाने में। वो कहती हैं इंसान वही है जो किसी दूसरे के काम आए। मित्तल पटेल ने लोगों की आंखों में लाचारी देखी, इंसान द्वारा इंसान पर होते अत्याचार देखे और भूख से बिलखते एक बच्चे ने उनके जीवन की धारा ही मोड़ दी। वो अपने IAS अधिकारी बनने के सपने को तोड़कर इन घुमंतू जातियों के जीवन में रोशनी लाने के लिए निकल पड़ी। पिछले कई वर्षों से बीहड़ों को सजाने में जुटी हुई हैं मित्तल पटेल। मित्तल ने राजस्थान के बनासकांठा के 50 गांवों में 1,95,000 पेड़ लगाए। मित्तल पटेल बताती हैं कि हम एक जगह पर 1 से 12,000 तक पेड़ लगाते हैं। हमारा सपना है कि अगले 5 साल में 10 लाख पेड़ लग जाएं। उन्होंने पिछले 4 सालों में जिले में 138 तालाब खोद दिए हैं। आगे भी काम तेजी से जारी है। वो कहती हैं पर्यावरण को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। हम अभी सिर्फ एक जिले में काम कर रहे हैं, इसलिए ताकि वहाँ रिजल्ट दिखे। इस जिले में अभी बारिश कम होती है, आने वाले दिनों में यहाँ अच्छी बारिश होगी, ऐसी आशा से हम भरे हुए हैं। मित्तल के पिता नॉर्थ गुजरात के मेहसाणा जिले के संखलपुर गांव के रहने वाले किसान थे। 3 भाई बहनों में मित्तल दूसरे नंबर पर हैं। वो पढ़ने में पहले से ही अच्छी थी, तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने IAS की तैयारी करने की ठानी। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की ताकि इंटरव्यू में उन्हें आसानी हो। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान मित्तल का कई NGO में आना जाना हुआ। पहली बार उन्होंने गरीब और गरीबों की दशा को नजदीक से देखा। ये सब देख अक्सर उनका मन दुखी हो उठता था। उन्हें एक फेलोशिप मिली जिसमें गन्ना किसानों के जीवन का अध्ययन करना था। वो सूरत के एक पिछड़े इलाके में पहुंची। वो बताती हैं कि मैंने सोचा अगर मुझे उनके जीवन को ठीक से समझना है तो उनकी ही तरह टेंट में रहकर समझना चाहिए। तो मैं अपने कपड़े लेकर वहाँ पहुँच गई। मेरे मन में टेंट का अर्थ सेना के टेंट जैसा टेंट था, पर वहाँ पहुंची तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ एक बांस पर फटी पुरानी प्लास्टिक बांधकर टेंट बनाया गया था। उनके पास न खाने को कुछ था, न पीने को स्वच्छ पानी, न पहनने ओढ़ने को कपड़े। ठंड का महीना था, मैं कंबल भी नहीं ले गई थी। मैंने सोचा था कि वो एक कंबल मुझे दे देंगे, पर यहाँ तो उनकी दशा भयावह थी। मैं उनके ठेकेदार से रहने की जगह की बात कर रही थी कि तभी एक व्यक्ति रोते हुए ठेकेदार के पास पहुंचा। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। कई जगह खरोंचें आई थी। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। उस आदमी ने बताया कि किसी ने उसकी पत्नी को उठा लिया और बच्चा जो माँ की गोद में था उसे उठाकर कंटीली झाड़ियों में फेंक दिया। मैं इस अमानवीय व्यवहार से स्तब्ध थी। मैंने सोचा अब पुलिस आएगी और हंगामा मचेगा, पर 30 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। लोग अपने घर चले गए। वो आदमी भी रोता पीटता घर को चला गया। मैंने ठेकेदार से पूछा तो उसने कहा मैडम, यहाँ के लिए ये सब आम बात है, यहाँ कोई पुलिस नहीं आने वाली। मैंने उससे कहा उस औरत का क्या? तो उस ठेकेदार ने बताया वो 1-2 दिन में आ जाएगी। मैंने देखा सभी लोग सामान्य व्यवहार में जुट गए, उस महिला का पति भी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डर गई थी। शाम हो चली थी, वापस जाना संभव नहीं था।
वहीं एक औरत के साथ उसके टेंट में डरते डरते रात गुजारी। सुबह उठकर मैंने वहाँ के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करके इस विषय में कुछ करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैडम, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम का हिस्सा है। मैं कई अलग अलग अधिकारियों से मिली, सभी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा मन विचलित था। मैंने सोचा जब अधिकारी बनकर कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों बनूं? फिर मैंने तय किया कि IAS की तैयारी बंद कर दूंगी और पत्रकारिता करूंगी। पर पत्रकारिता ने मुझे निराश किया। वहाँ भी करने को कुछ था ही नहीं। सो मैंने अहमदाबाद में जनपद नामक NGO में वॉलंटियर के रूप में काम करना शुरू किया। मित्तल ने जब जनपद के साथ काम शुरू किया तो उन्हें घुमंतू जातियों के जीवन को जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने उनके जीवन पर रिसर्च शुरू की, पर उनके विषय में किसी के पास कोई जानकारी थी ही नहीं। वो सरकारी अधिकारियों के पास गईं तो उन्होंने कहा वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ऐसे में उनके विषय में कोई जानकारी सरकार के पास नहीं थी। मित्तल घूम घूम कर गुजरात भर में घुमंतू जातियों के जीवन को नजदीक से देख रही थी। मित्तल के परिवारीजनों और मित्रों को उनका ये काम पसंद नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने उनके काम का मजाक भी बनाया। घर से दूर रहने के चलते उनके परिवार को भी दिक्कतें हुई, पर वो अपने काम में जुटी रही। वो बताती हैं कि मैंने पाया कि कई जगह वो 20 से 25 साल तक से रह भी रहे हैं, पर उनके पास कोई पहचान नहीं। आपको बता दूं कि गुजरात में 60 लाख से ज्यादा लोग हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। देश में इनकी आबादी कुल आबादी की लगभग 7 से 8% है, पर इनके पास न राशन कार्ड है न ही वोट देने का अधिकार। मैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर विनोद बब्बर जी से मिली, वो भी चकित थे इनकी संख्या सुनकर। कई मीटिंग के बाद उन्होंने कहा यदि पंचायत उन्हें पहचान पत्र दे दे तो वो उन लोगों का वोटर ID बनवा देंगे। मैं खुश थी कि चलो एक काम तो हुआ, पर जब हमने पंचायत से बात की तो उन्होंने पहचान पत्र देने से इनकार कर दिया। कई गांवों ने तो अपने गांव में बसी घुमंतू जातियों को भगा दिया। मैंने बात की तो मुझे भी खरी खोटी सुनने को मिली, कुछ ने धमकी भी दी। मैं फिर बब्बर जी के पास गई। उन्होंने समस्या को समझा और कहा आप इन लोगों को पहचान पत्र दीजिए, हम इनका कार्ड बनवा देंगे। वर्ष 2006 में मित्तल का विवाह एक क्लास 1 अधिकारी से हुआ और उन पर इस काम को बगल में रखकर परिवार की जिम्मेदारी निभाने का दबाव बनने लगा, पर वो कड़ी मेहनत और ठोस इरादे के बल पर दोनों जिम्मेदारियां उठाती रहीं। अब तक मित्तल बिना किसी संस्थान के कार्य कर रही थी, लेकिन लोगों को पहचान पत्र देने की जरूरत के चलते वर्ष 2007 में विचरता समुदाय समर्थन मंच की स्थापना हुई। उन्होंने लोगों को पहचान पत्र दिए और इन लोगों को मतदान का अधिकार मिल गया। आज ज्यादातर लोगों के पास वोटर ID है। मित्तल के प्रयासों के चलते वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने घुमंतू जातियों के लिए नया कानून बनाया, जिसके तहत हर इंसान के पास वोटर ID होगी। इसके तहत किसी के पास घर हो न हो, वो जहां रोज सोता है वहां बूथ लेवल का अधिकारी रात में जाकर कई बार पड़ताल करेगा और पता कंफर्म करके उसे वोटर कार्ड देगा। मतदान के अधिकार के बाद वो राशन कार्ड की मांग करने लगी, लेकिन बिना घर और लाइट बिल के राशन कार्ड देने को तैयार नहीं हुआ विभाग, सरकारी विभाग और वहां का रिश्वतखोर और लापरवाह तंत्र। 3 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने वोटर कार्ड के आधार पर राशन कार्ड बनवाने शुरू किए। संस्था की मदद से 50,000 से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड मिला। मित्तल बताती हैं कि हमने लोगों को बहुत समझाया कि ये बेहद लाचार और गरीब हैं। इसके बावजूद उन्हें APL कार्ड ही दिया गया, जिसमें सिर्फ केरोसिन ही मिलता है। हम BPL कार्ड की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को राशन भी मिल सके। आपको बता दूं कि यहाँ बहुत गरीबी और लाचारी है, इनमें भय भी बहुत है। मैंने सोचा था कि मैं रिसर्च करके चली जाऊंगी और दूसरे लोग आकर काम करेंगे।
मेरे परिवार वाले और हितैषी भी यही कह रहे थे, तुम क्यों पड़ती हो इन झंझटों में? अगर कुछ करना चाहती हो तो डोनेशन दो और तुम्हारा काम समाप्त। मैं भी यही सोच रही थी कि रिसर्च करके लौट जाऊंगी। तभी मेरा एक गांव में जाना हुआ, जिसके पास डफेर जाति के लोग रुके हुए थे। ये लोग लूट मार के लिए जाने जाते हैं। मैंने गांव वालों से पूछा कि वो कहाँ रुके हैं। इस पर उन्होंने कहा वो मार काट वाले हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं। पर मेरी जिज्ञासा बढ़ रही थी। मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी वहीं पास में खड़ी महिला ने ना जाने क्या सोचा और मुझे कहा, चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें वहाँ। बहुत ही दुर्गम राह थी। पुलिस के डर से वो ऐसे इलाकों में ही रहते हैं जहाँ आसानी से पहुँचा ना जा सके। हम पहुँचे तो बारिश हो रही थी। मैंने चारों तरफ बिखरी भूख और लाचारी देखी। मैंने सोचा मैं इनसे डर रही थी। मैं एक दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग से कुछ पूछ रही थी कि पीछे एक नवजात बच्चा रोए जा रहा था। तभी माँ ने रोते हुए कहा, तुझे दूध कहाँ से पिलाऊं? 2 दिन से कोई जंगली बिल्ली भी तो नहीं निकली जिसे खाकर मेरा पेट भरे और तेरे लिए दूध हो। मेरे सारे सवाल मेरे भीतर ही जब्त हो गए। इतनी लाचारी। सच कहूँ तो मैं शून्य में चली गई। वहाँ से लौटी, बहुत सोचा और ठान लिया कि इनके लिए कुछ करना है। हर बार हम ये नहीं सोच सकते कि कोई और आएगा और काम करेगा। इन जातियों में से कुछ कई सालों से एक स्थान पर रह रहे थे, पर उनके पास अपना घर नहीं था। मित्तल ने सरकार से इन लोगों को स्थायी रूप से रहने के लिए जमीन और घर बनाने के लिए मदद की मांग की। एक लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 2009 में सरकार ने कलेक्टर को ये अधिकार दिया कि यदि वो चाहे तो अपने अधिकार में आने वाली जमीन को इन जातियों को दे सकता है। सरकारी मदद से अब तक 1200 घर बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 300 घर का काम बिना सरकारी मदद के संस्था बना चुकी है। इन बेसहारों की दीदी माँ बन चुकी मित्तल बताती हैं कि इन बच्चों का जीवन बहुत जल्द शुरू हो जाया करता है। 12 वर्ष की उम्र में बच्चा बड़ा होकर कमाने की जुगत करने लगता है। 15 से 16 वर्ष में विवाह और फिर बच्चे। अनपढ़ होने के चलते हर कोई इन्हें अपने हिसाब से यूज करता है। ये लोग पुलिस के नाम से डरते हैं। कोई भी कांड हो, पुलिस इन्हें उठाकर ले जाती है और तब तक मारती है जब तक ये जुर्म कबूल न कर लें। इसके बाद मित्तल ने इनके बच्चों को आश्रम स्कूलों में भेजना शुरू किया, पर वहाँ बहुत भेदभाव रहा, तो उन्होंने खुद का स्कूल शुरू किया जहाँ हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्ष 2012 में इन्होंने हॉस्टल भी खोला, जहाँ रहकर 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ 27 लड़कियाँ रहकर ग्रेजुएशन की शिक्षा ले रही हैं। अब मित्तल 2500 बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल बनाने जा रही हैं। वर्ष 2011 में मित्तल माँ बनी। आमतौर पर महिलाओं की 45 दिन तक सेवा होती है, पर मित्तल अपनी 17 दिन की बच्ची के साथ फील्ड पर थी। लोगों की लड़ाई लड़ रही थी। आज भी 10.5 वर्ष की कियारा स्कूल के बाद समय मिलने पर मित्तल के साथ फील्ड पर रहती हैं। मित्तल ने देखा कि ये लोग तवे, चिमटा और चाकू जैसे सामान बनाकर सांप का खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में उन्हें इन कामों में भी दिक्कत आ रही है। वो बताती हैं कि हमने लोगों को कुछ काम देना चाहा तो उन्होंने कहा, आप हमें लोन दो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा करके लोगों को 50,000 रुपए तक लोन देना शुरू किया। आज हमने 5,000 परिवारों को 4 करोड़ रुपए लोन दिए हैं। आप जानकर चकित होंगे कि इनमें से कोई विजय माल्या या नीरव मोदी नहीं निकला। ये बहुत स्वाभिमानी और ईमानदार लोग हैं, जो हर हाल में अपने लिए पैसे चुकाने में विश्वास रखते हैं। वर्ष 2017 में मित्तल ने गुजरात में इन लोगों का एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के पास गईं।
वो बताती हैं कि पहले तो वो टाल मटोल करते रहे, पर जब उन्होंने इनकी आबादी बताई तो वो चौंके और पूछा, ये सारे वोटर हैं? मुझे दुख तो बहुत हुआ, पर मैंने बताया हाँ हैं, और उनसे इन लोगों के हित में योजनाएं बनाने का वादा लिया। आजादी के बाद पहली बार दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में समाज से अलग कर दिए गए इन लोगों के हितों को शामिल किया। इससे आगे मित्तल के कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। उनका ये सफर बहुत ही लंबा और कठिन रहा है। अकेली चली मित्तल के साथ आज 70 लोगों की परमानेंट टीम है और कई सौ वॉलंटियर। वर्ष 2006 में विवाह के बाद उन पर इस कार्य को न करने का दबाव बन रहा था। अक्सर उन्हें सुनने को मिलता था, डोनेशन दो और छोड़ो। कितनी रातें, कितने दिन और कितने त्योहार जब उनके परिवार को उनकी जरूरत थी, वो बीहड़ों में रहने वाले इन लोगों का जीवन गढ़ने में जुटी रहीं। वो लगातार काम किए जा रही हैं। वो कहती हैं कि मैं न्याय मांग रही हूँ, अपनों से, अपनों के लिए।